स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आउजास इंस्टीट्यूट। आप सबको पता है कि 9th स्टैंडर्ड में 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिड पॉइंट थियरम में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और ये मिड पॉइंट थियरम हर स्कूल की थर्ड टर्म के एग्जाम में अगेन एंड अगेन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें मिड पॉइंट थियरम सिखाने जा रहा हूँ। मिड पॉइंट थियरम को इजी से इजी वे में हम कैसे सीखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी थियरम को अगर मुझे प्रूव करना है तो उसके लिए मेरे पास चार चीजें होनी चाहिए और वो चार चीजें हमें एक स्टेटमेंट से निकालनी होती है। सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है। देन आफ्टर जो भी स्टेटमेंट दिया है उससे हमें डेटा या तो फिर उसका गिवन लिखना है। देन थर्ड कम्स कि जो भी हमें प्रूव करना है तो उसे हमें नोट करना है टू प्रूव के अंदर कि हमें उस स्टेटमेंट में या तो उस थियरम में हमें क्या प्रूव करने को दिया गया। एंड देन आफ्टर कि जो भी फिगर दिया है या तो जो भी फिगर हमने बनाया। अब मैथ्स में क्या होता है कि किसी भी थियरम या तो किसी भी प्रूव दैट को प्रूव करने के लिए हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी उसके अंदर एडिशनल कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर जो भी मुझे फिगर दिया है और उस फिगर में मुझे कुछ एड ऑन करना है मेरी तरफ से, तो वो भी हमें उधर मेंशन करना होता है बाय स्टेटिंग द वर्ड कंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो ये चार चीजें हमें सबसे पहले लिखनी होती है। यहाँ पर सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसका डायग्राम क्या है। फिर उसके बाद जो डेटा या तो गिवन जो भी स्टेटमेंट ने दिया है वो लिखना है हमें। देन टू प्रूव यानी कि वो थियरम हमें क्या प्रूव करने को बोल रहा है। एंड देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बोला कि मुझे जो भी फिगर दिया है उसके अंदर मुझे मेरी तरफ से कुछ ऐड करना है तो वो हम कंस्ट्रक्शन के अंदर ऐड करेंगे। क्लियर बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थियरम। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि चार चीजें चाहिए, तो सबसे पहले हमें मिड पॉइंट थियरम का डायग्राम बनाना होगा कि जो भी स्टेटमेंट दिया है मुझे उसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसका कि स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट से अगर हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो जो लाइन सेगमेंट होगी वो ट्राइंगल की बची हुई तीसरे साइड को पैरेलल होगी एंड साथ में इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और उसकी हाफ भी मानी जाएगी। बराबर? तो इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर बोला है कि एक ट्राइंगल है, तो भैया मैंने ट्राइंगल ले लिया है कि यहाँ पर जिसको नेम दिया हमने ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी ले लिया हमने। अब यहां पर बोला था हमें कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड। जैसे मैंने लिया कि AB का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट है F। अब उससे बनने वाली एक लाइन सेगमेंट, मैंने यहां से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दी EF, तो EF जो है वो BC को पैरेलल होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है यहाँ पर। क्लियर है? चलो देन आफ्टर उसका डेटा लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया। जो भी डेटा दिया है जो हम डेटा में लिखेंगे वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिया ही गया होगा हमें। जैसे ये डायग्राम से ही बनाना है हमें। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के अंदर E और F मिड पॉइंट है, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ sides AB and AC रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखना जरूरी है क्योंकि ये ऐसा शो करता है कि E जो है वो AB का मिड पॉइंट है और F जो है वो AC का ही मिड पॉइंट होगा हमारा। तो ये हो गया हमारा डेटा। देन उसके बाद हमें लिखना है टू प्रूव कि हमें क्या प्रूव करने को बोला गया है। अब हमें ये प्रूव करना है कि स्टेटमेंट की लास्ट लाइन अगर मैं रीड करूं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि भाई जो भी लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट से बनाई गई है वो उसको पैरेलल होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी लाइन सेगमेंट मैंने बनाई EF वो BC को पैरेलल होनी चाहिए।
ऐसा हमें प्रूव करना है यहाँ पर, मतलब टू प्रूव में हम ऐसा लिखेंगे EF इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर। क्लियर है? चलो तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मुझे इसके अंदर, इस फिगर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, बराबर। तो मैं यहां पर थर्ड पॉइंट दे देता हूं नेम, कंस्ट्रक्शन। अब क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हमें इस फिगर के अंदर देखना है। जो कंस्ट्रक्शन है मैं उसे थोड़ा डिफरेंट शो करता हूं। C से एक लाइन सेगमेंट मैंने एक्सटेंड की, तो यहां पर लिखेंगे हम थ्रू C ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, बराबर। लाइन सेगमेंट तो ड्रॉ कर दी, एंड ये EF को एक्सटेंड करना है कि वो इस लाइन सेगमेंट को D पॉइंट पर आकर मिले तब तक। तो यहां पर लिखेंगे एंड एक्सटेंड EF टू मीट दिस लाइन एट पॉइंट D। और इस तरह से मिले कि वो D पर आके कि CD जो है वो AB को पैरेलल होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे हम such that CD is parallel to AB। क्लियर? ये CD जो है वो AB को पैरेलल होना चाहिए। तो ये था मेरा कंस्ट्रक्शन। अब स्टार्ट करते प्रूफ करने का। उसका प्रूफ कैसे करेंगे हम, बराबर। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आएगा हमारा प्रूफ। बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका, अच्छे से ध्यान देना यहां पर सब लोग। चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले प्रूफ में कंस्ट्रक्शन में ऐसा दिया कि CD और AB एक दूसरे को पैरेलल है, तो यहां पर लिखेंगे हम सिंस CD इज पैरेलल टू AB। अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो चैप्टर नंबर 6 हमारी बुक का लाइंस एंड एंगल्स, उसमें हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर दो लाइंस मुझे पैरेलल दी गई, दैट मीन्स वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स रोल प्ले करता है। तो वैसे ही कुछ यहां पर भी होना चाहिए कि भाई CD और AB पैरेलल है तो यहाँ पर अल्टरनेट आना चाहिए। अब अल्टरनेट के लिए हमने एक ऐसा लेटर पढ़ा है कि जहां पर भैया Z बन जाए वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा। तो देखो यहां पर भी एक Z क्रिएट होगा हमारे पास, यहां से ये Z फॉर्म करेगा, इस तरह से ये Z फॉर्म कर रहा है। अगर ये Z फॉर्म कर रहा है तो उसका मतलब ये दोनों एंगल्स हमारे अल्टरनेट बन जाएंगे। क्लियर? तो सिंस CD इज पैरेलल टू AB, तो देयरफॉर एंगल AEF इक्वल टू एंगल CDF, और उसका रीजन लिखेंगे हम यहां पर अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है यहां तक सबको? इसे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है कि ये दो जो ट्राइंगल्स है हमारे पास, ये दो ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट बताना है। कौन से दो ट्राइंगल्स? ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF। इन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है यहां से। तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते। नाउ इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CFD, किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 7 हमने ऐसा पढ़ा है कि तीन चीजें, तीन एलिमेंट्स उनमें इक्वल होना चाहिए।
दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल हो सकते हैं, या तो दो एंगल एक साइड या तो दो साइड और एक एंगल इक्वल हो सकता है। क्लियर? तो यहां से देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है हमारे पास। ये दो ट्राइंगल्स को अगर मैं सेपरेट बना लूं यहां पर, जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास ए ई एफ, एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल सी डी एफ। चलो इन दो ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो सबसे पहले रिजल्ट नंबर 1 में हमने एंगल एईएफ इक्वल टू एंगल सीडीएफ लिखा है, तो सबसे पहला एलिमेंट वही हो गया हमारा, एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल सी डी एफ, एंड यहाँ पर रीजन लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट 1। देन सेकेंड, जैसे ये दो ट्राइंगल तो मैंने सेपरेट किए, अब अगर मैं यहां पर देखता हूं ट्राइंगल, तो ये दोनों एंगल्स देखो, अगेन थोड़ा चैप्टर नंबर 6 के जहां पर भी एक्स फॉर्म हो तो वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा हमारे कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, उसका मतलब एंगल ए एफ ई इक्वल्स टू एंगल डी एफ सी, एंड इसका रीजन लिखेंगे यहां पर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? दो चीजें हो गई। देन थर्ड हमें यहां से और कुछ रिक्वायर्ड है। थर्ड ये है कि हमें गिवन में ऐसा दिया है कि एफ जो है वो AC का मिड पॉइंट है। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर ये मिड पॉइंट है तो उसका मतलब AF और FC इक्वल हो जाएगा। तो थर्ड हमारा ये रीजन बन जाएगा कि AF इक्वल टू FC। इसका रीजन लिखेंगे सिंस F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर हम देखें तो ये बन रहा है हमारा एंगल, ये भी होगा एंगल, एंड थर्ड इज अ साइड। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? ये एंगल एंगल साइड। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFD। अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर से थोड़ा चैप्टर 7 को याद करते हैं कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वहां पर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जैसा एक रूल था, मतलब उसको शॉर्ट में हम CPCT बोलते हैं। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से उनके हर एक पार्ट्स कैसे हो जाते? इक्वल हो जाते। उसका मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि AE इज इक्वल टू CD हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर बाय CPCT AE इक्वल टू CD। रिजल्ट नंबर 2 हो जाएगा ये। अगर AE और CD इक्वल है, पर हमने तो यहां पर ऐसा पढ़ा है कि E जो है भैया वो AB का मिड पॉइंट है। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे बट AE इज इक्वल टू EB। क्यों ये इक्वल है? क्योंकि E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। E जो है AB का मिड पॉइंट है। तो AE इक्वल टू CD और AE इक्वल टू EB। तो देयरफॉर हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि EB इज इक्वल टू हो जाएगा CD। इसे दिया हमने रिजल्ट नंबर 3। अब देखो EB और CD इक्वल है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा बोला था कि AB और CD पैरेलल है। क्लियर? तो इन दोनों रिजल्ट से हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं सिंस EB इज इक्वल टू CD एंड EB इज पैरेलल टू CD। अगर EB और CD इक्वल और EB और CD पैरेलल होगा
तो देयरफॉर हम यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें ये समझना है कि किसी भी प्रूव दैट के अंदर या तो ऐसा कोई भी हम सम प्रूव कर रहे हैं कि जो प्रूव दैट वाला हो, तो मैंने कोई भी एक स्टेटमेंट अगर लिखा हो तो उसका मुझे रीजन हमेशा बताना होता है। तो अगर ये मैंने ABCD पैरेललोग्राम लिखा है तो मैं उसका रीजन यहाँ पर ऐसा लिखूंगा कि सिंस वन अपोजिट पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल। क्लियर कि उसकी एक ऑपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल थी, इस वजह से वो पैरेललोग्राम बन गया। देयरफॉर अगर ABCD मेरा पूरा पैरेललोग्राम है तो उसकी अनदर साइड जो है वो भी तो पैरेलल होगी ना। जैसे ये EB पैरेलल टू CD है तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, ED इज पैरेलल टू BC। क्लियर। अब हमने यहाँ पर ऐसा देखा कि ये पूरी जो ED लाइन है उस पर अगर ऐसे एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा था और यहाँ पर F पॉइंट भी था, तो इंस्टेड ऑफ AD दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू BC। मतलब जो हमें प्रूव करना था कि एक ट्राइंगल की एक साइड को जो भी लाइन सेगमेंट से लाइन ड्रॉ की जाएगी वो पैरेलल होगी, तो वो हो गया यहाँ पर। एंड लास्ट में ये जो लिखा है कि इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब हम ऐसा भी बोलेंगे कि EF is half of its length, EF is equal to half of BC, hence proof। किसी भी स्टेटमेंट को हम जब प्रूव करते हैं तो उसके लास्ट में उसमें hence proof लिखना कंपलसरी है। क्लियर बच्चों। इसी तरह से और हमारे वीडियोस और शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।